तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने पहले, एक Q चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। बस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला था। तो suppose rho is charge per unit volume, that is total charge is Q, 4/3 pi r cube, radius is capital R, which is also same as dq by dv. Okay. ये पहले तो चार्ज छोटा था, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया एंड फाइनली टोटल क्यू चार्ज आर रेडियस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। तो नेचुरली पोटेंशियल भी वेरी कर रहा होगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहां पे क्यू चार्ज है, रेडियस इज स्मॉल आर, राइट। नाउ if dq charge is brought from infinity and added to this, so then dq charge is distributed over the surface uniformly in thickness of dr. ये r रेडियस है, dq चार्ज इसके ऊपर लाके मैंने और सेट कर दिया, समझो, dr रेडियस उससे उसका इंक्रीज हो गया, राइट। तो what was potential at the surface of this sphere? ये जो पहले से q चार्ज वाला स्मॉल r रेडियस का था, उसका पोटेंशियल कितना था? स्मॉल v q by r, k small q by r। तो आप कितना चार्ज बाहर से लेके आए? dq चार्ज, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया? इंक्रीज इन पोटेंशियल इज k q dq by r. So this is increase in potential energy. The increase in potential energy of the system is du, right? तो total potential energy क्या हो जाएगा? Integration of k q by r dq from 0 to capital R, और जो भी होगा, ठीक है। Now, how many variables are inside? कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल है, एक है q और एक है r, तो एक हटाना पड़ेगा, राइट। सो रो कितना है? रो कितना हो गया? चार्जेस q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। r हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, वैसे चलता है। चलो ये हटा देते हैं, q हटा देता हूँ, तो q का वैल्यू कितना हो गया? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो q हटा दूंगा, r ले आऊंगा, dq भी हटाना पड़ेगा। तो dq क्या है? dq इज रो इंटू dv। तो रो dv क्या है? 4/3 पाई r क्यूब, तो रो 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr, 3 कट, तो रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी, ये हो गया dq। तो अभी हमारे पास q भी है, dq भी है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इंटीग्रल के अंदर, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0 से कैपिटल R के, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। Let's put the values in integral sign. U is what? 0 to R, K is constant, small r छोड़ दो, small q, तो small q is रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, q हो गया। dq is रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। now क्या क्या कांस्टेंट देखो, k कांस्टेंट, रो स्क्वायर कांस्टेंट, 4/3 pi, 16 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, और कुछ बचा? ये गया, ये गया, ये गया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। सो अंदर क्या बचा? 0 से कैपिटल R, r रेज़ टू 4 dr। सो इंटीग्रेट कर दो इसको, रो स्क्वायर इन पाई स्क्वायर अपॉन 3 r रेज़ टू 5/5, 0 से कैपिटल R, राइट। सो
फाइनल आंसर आ गया अपना कैपिटल आर एस टू 5 डाल दो। सो के रो स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर अपॉन 3 आर रेस टू 5 अपॉन 5। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब रो हटाना है आपको, तो रो का वैल्यू क्या है? कैपिटल क्यू अपॉन रो इज व्हाट? टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर रेस टू 6 3 का स्क्वायर 9 ऊपर गया, फिर 16 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू आर रेस टू 5/5। ये आंसर है। अभी देख लो क्या कैंसिल है। 16 पाई स्क्वायर कैंसिल, ये 3 कैंसिल, क्या बच गया? 3/5 के क्यू स्क्वायर एक आर रेस टू 5 कैंसिल आ रही है आंसर। सो दिस इज पोटेंशियल 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। If it was uniformly distributed on surface, तो के क्यू स्क्वायर बाय 2 आ रहा था, ठीक है। And if it is distributed uniformly over volume of same radius, तो क्या हो जाएगा? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं समझा तो कुछ बोलेगा तो नहीं। एक बार वापस बताना स्टार्टिंग का। सी पिछले बार हमने क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन में पूरा चार्ज सेम डिस्टेंस पे था, आर रेडियस पे, राइट। यहाँ पे पूरा चार्ज था, धीरे धीरे करके डालता गया मैं। तो इट वाज uniformly distributed over the surface of conducting sphere, and this time it is distributed uniformly on volume of insulating sphere, या समझो uniformly distributed over volume, खत्म। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। तो इस बार जब मैं चार्ज ऐड कर रहा था तो बेसिकली वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। पिछले बार सरफेस पोटेंशियल पूरा चार्ज सरफेस पे ऐड करना था, इस बार रेडियस भी बढ़ रहा है। तो इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। तो हमने क्या किया, एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करी जब भी चार्ज कितना था? स्मॉल क्यू, रेडियस कितना था? स्मॉल आर। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल मुझे पता था। सरफेस का पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाय स्मॉल। तो अब इस पोटेंशियल के अगेंस्ट छोटा सा चार्ज डी क्यू में लेके आया इनफाइनाइट से, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे रेडियस बढ़ गया डी आर, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो गया के क्यू डी क्यू बाय आर हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वाज के क्यू डी क्यू बाय आर। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल था, क्यू डी क्यू और आर। तो एक तो आपको हटाना पड़ेगा, तो चाहे आर हटा दो चाहे क्यू हटा दो। मुझे आर हटाना ज्यादा क्यू हटाना ज्यादा कन्वीनियंट लगा। क्यों? बिकॉज स्मॉल चार्ज क्यू इज व्हाट? रो इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अच्छा, रो होता क्या? डी क्यू बाय डीवी। वॉल्यूम क्या होता? 4/3 पाई आर क्यू। तो डीवी बाई डी आर अगर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर तो 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर हो गया। तो डी आर उधर ले जाओ, डी आर 3 कट, तो डीवी इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो डी क्यू का वैल्यू हो गया रो डीवी, और डीवी का 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। भगवान जाने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया ना। ये डी क्यू का वैल्यू हो गया और ये क्यू का वैल्यू, तो वो इंटीग्रल साइन इधर के बाय आर स्मॉल क्यू की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, डी क्यू का वैल्यू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और एक आर नीचे। फिर जो कांस्टेंट है बाहर निकालना, फिर तो कुछ बचा नहीं, ये हो गया। लास्ट में रो आई हैव रिप्लेस्ड बाय रो का वैल्यू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सोच लो, नहीं आया तो मैं रब करके वापस से पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। समझा सर। ओके, तो ये एक टॉपिक था। देन नेक्स्ट इज, एक हमने क्वेश्चन लिया था, रब कर दो ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया था हमने, एक चार्ज पार्टिकल को
फील कैसा था? फील वाज दिस ना, ये फील था, चार्ज पार्टिकल q था, मास m था, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया, राइट? So this was, I said, assumed to be x-axis and this is along y-axis. तो ये अगर कोई फोर्स नहीं लगता तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ये सीधा चलता जाता था, बट there's a force acting in this direction, right? तो ये कुछ ऐसा धीरे धीरे बेंड हो गया। तो ये इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेके आई से डिराइव द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ। तो x डायरेक्शन में अलग से स्टडी करना, y डायरेक्शन का अलग से। तो इफ आई टॉक ऑफ x डायरेक्शन, if I talk of x direction, then what is initial speed? Initial velocity in x direction is what? v cos theta. V cos theta. What is acceleration in horizontal direction? 0. तो x कितना हो जाएगा in t seconds? V cos theta t. Right? Now vertical direction में along y direction. Y direction में initial velocity is how much? Acceleration 0 perpendicular no force acting in this direction. जो force लग रहा है ये direction में लग रहा है। अच्छा हाँ 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 समझा, वही last year वाला है। Initial velocity is v sin theta, acceleration is minus qe by m. acceleration downwards है, negative y axis की तरफ, and force is qe and acceleration is qe by m. तो y is what? v sin theta t minus half ut plus half a by m t square. t का वैल्यू x अपॉन v cos थीटा वहां डाल दो तो हमारा आंसर हो जाएगा। सो v sin थीटा, वैल्यू ऑफ t इज x अपॉन v cos थीटा, x अपॉन v cos थीटा माइनस हाफ qv by m x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर cos थीटा। तो y is equal to v cut x tan थीटा माइनस qe by m x square upon 2v square cos square theta. So if you recall, projectile motion में हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, y is equal to x tan theta minus g x square upon 2u square cos square theta. So वो जो g था, g की जगह खाली qe by m आ गया, बाकी exactly same चीज है, right? Situation नहीं exactly same ही था. So this is equation of projectile. फिर उससे किसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालने बोलेंगे तो दैट वी कैन मेजर। क्लियर है? ओके, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज लास्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। डन? ना लास्ट, डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं या नॉन यूनिफॉर्म से स्टार्ट करना। सपोज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, and this be a dipole plus q and minus q. Non-uniform electric field में if an electric dipole is placed, will it experience a force? इस पे कोई फोर्स लगेगा? हाँ हाँ। तो इस पे ट्रिक क्वेश्चंस बनते हैं, वर्कशीट्स में है, इधर पे QE फोर्स लग रहा है, इधर पे QE फोर्स लग रहा है, बट सिंस दिस फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पे फील्ड अलग है, तो इधर फोर्स लग रहा है QE1 और इधर फोर्स लग रहा है QE2, राइट? तो नेट फोर्स लगेगा, लगेगा, नेट फोर्स यस लग रहा है, ठीक है। टॉर्क लगेगा क्या?
रोटेटिंग इफेक्ट आएगा क्या ये फोर्स का? आएगा। हाँ Yes, सर आएगा, आएगा। राइट, इन दिस सिचुएशन। अच्छा, एग्जाम्स में और कई मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी मिलेंगे आपको, अलग अलग सिचुएशन दिया रहता है। जैसे HC1 में शायद से क्वेश्चन ऐसा कर दिया, ये ऐसा रखा हुआ फील्ड, राइट, एंड यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, या इधर माइनस क्यू प्लस ऐसा कुछ है, एंड फील्ड एट दीज 2 पॉइंट्स आर सेम इन डायरेक्शन। ऐसा नहीं रखा है, ऐसा अलोंग द फील्ड समझ लो, ऐसा रखा हुआ है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? QE1 इधर, और इस पे लगेगा QE2 इधर। तो डायरेक्शन एग्जैक्टली पैरेलल, राइट, मतलब एक ही लाइन में आ रहा है। तो इस बार टॉर्क लगेगा? नहीं, इस बार टॉर्क नहीं लगेगा, इस बार सिर्फ नेट फोर्स लगेगा। वो जो भी ज्यादा, ये वाला फोर्स ज्यादा है तो ऐसा चलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो वो सिचुएशन आप समझ लेना, वो क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हो लोग थोड़ा सा, एडजस्ट मतलब पोजीशन चेंज करके, ओरिएंटेशन चेंज करके डाइपोल का, राइट। ओके, तो ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो QE एक्टिंग एट बोथ द पोल्स विल बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, नहीं। नाउ इंपॉर्टेंट जो है दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So let us keep a dipole in a uniform electric field. So suppose there's a uniform electric field throughout, intensity same, right? Electric field throughout is E. Now, a dipole is placed such that dipole moment makes an angle theta with electric field. Now question is, will this dipole experience net force? बोला नहीं। इस बार नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कैसे? सी, QE फोर्स इधर लग रहा है, QE फोर्स इधर लग रहा है। सर आप इसमें रोटेशन डालने वाले हो क्या? मैं नहीं डालूंगा बेटा, उसमें होता है। सो QE फोर्स इधर लग रहा है, QE फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, नेट फोर्स इज 0. 0। So if a dipole, if an electric dipole is placed in a uniform electric field, then it experiences no net force. उसके ऊपर net force नहीं लगता, net force acting on it is 0. ठीक है? Now, will this will experience a net torque? यस सर। Torque लगेगा. So these two forces form a couple. तो couple का pure rotational effect होता है. There is no translational effect of couple, but there is rotational effect of couple. तो इसमें rotation की tendency तो है, and moment of couple और torque of a couple is what? Moment का formula क्या था याद है? Moment of couple, force into perpendicular distance, right, between forces. तो ये दोनों forces के बीच का perpendicular distance क्या होगा? This is perpendicular distance. This length is 2L and this length is 2L sin theta. तो moment और torque is force. Force लग रहा है QE into 2L sin theta. Now Q into 2L is what? P. तो आंसर आया P sin theta. So torque is PE sin theta. देख लो, ये समझ में आया? आया समझ में ये टॉर्क? हाँ Okay. Now vector form of the same. Now we know torque is what? A vector quantity. If rotating effect is clockwise, then we say direction of torque is inwards, and if rotating effect is anti-clockwise, then I say direction of torque is upwards, right? Now in this figure, this is direction of P. ये है आपका P का डायरेक्शन, right?
एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ E, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो P क्रॉस E किधर आएगा और E क्रॉस P किधर आएगा? P क्रॉस E और E क्रॉस P के डायरेक्शंस क्या होंगे? P क्रॉस E अंदर को होगा। P cross E would be inwards, and if you see, rotating effect of this is also inward. इसका टेंडेंसी क्लॉकवाइज घूमने का है, तो रोटेटिंग टॉर्क भी अंदर के लग रहा है, and P cross E also acts towards acts inwards. तो torque in vector form I'll say P cross E, right? P sin theta क्या है? Magnitude of P vector, magnitude of E vector into sine of angle between them, right? So P cross E is magnitude of P, magnitude of E, sin theta. तो P sin theta is magnitude of P cross E, and direction मैच कर रहा है किसके साथ? P cross E के साथ. इसका रोटेट होने का टेंडेंसी क्लॉकवाइज है ऐसा, एंड P cross E का डायरेक्शन भी इनवर्स है, तो दोनों का डायरेक्शन मैच करता है. सो टाउ वेक्टर टॉर्क इज P cross E. आया समझ में? तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क एक्टिंग ऑन an electric dipole placed in a uniform electric field is given by formula P cross E. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो P sin थीटा. क्लियर है? बहुत आसान सा टॉपिक था, ठीक है ना? अगर इसको रिलीज कर दो आप, ये जो आपका डाइपोल है ऐसा लेके रिलीज कर दो, तो क्या होगा? What motion this will perform? What motion electric dipole will perform? क्या परफॉर्म करेगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। जी, अगर मैं इसको ऐसे रिलीज कर दूं तो ये क्या परफॉर्म करेगा? ऐसा रिलीज कर रोटेशनल, रोटेट होगा कहां तक? यहां तक. इस पॉइंट पे जाके टॉर्क भी जीरो हो जाए. हाँ फिर एनर्जी से clockwise. आगे जाएगा। फिर ये थोड़ा सा आगे जाएगा, जैसे आगे जाएगा तो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? फिर ये ऐसा आएगा, तो ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा. लेकिन कंडीशन, तो पहले इसकी दो पोजीशंस देखते हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इक्विलिब्रियम पोजीशंस, दो पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती हैं. कौन सी? है ना? एंड थीटा इज 0, दैट इज P vector and E vector are in same direction. Same direction. तो Y equilibrium देखो, P और E सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसा होगा. तो फोर्स तो पहले ही जीरो लग रहा था, अभी टॉर्क भी जीरो लग रहा है, राइट? तो अगर ना फोर्स लगे ना टॉर्क लगे तो हम लोग इसको बोलते थे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? तो नेट फोर्स भी ये पोजीशन में जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है. कौन से सिचुएशन में? जब भी P वेक्टर इज पैरेलल और इज अलोंग E वेक्टर, तभी नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, राइट? सेकेंड, अगर थीटा 180 डिग्री कर दो आप, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. P एंड E है, बहुत डिस्टर्बेंस है, जिसका भी है बंद कर लो यार. अपोजिट टू ईच, opposite to each other. तो sin 180 is also 0. तो वापस से सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? देखो ये ऐसा था, एक फोर्स इधर लगा एक उधर, मैं इसको घुमा के ऐसा कर दूं तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा. तो ना तो इसमें रोटेट करने की टेंडेंसी है, ना तो ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी है, राइट? आ रहे समझ में? तो इस पे घुमा के मैं ऐसा कर देता हूँ, समझो एक फिगर बना देता है यहाँ पर, नहीं नजर आ रहा आपको तो, ऐसा इधर प्लस क्यू कर दिया और इधर पे मैंने माइनस क्यू कर दिया. तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है. So the two forces are equal and opposite to each other, also are in line. तो net force भी zero, net torque भी zero, right? तो ये दो positions है. कौन सी? This one, when theta is equal to 0. If
डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, तभी नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क इज जीरो एंड जो पोजीशन उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। एंड देयर इज वन मोर केस दिस। अच्छा, इस पोजीशन में अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हो, जैसे ये पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज E एंड दिस इज माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ये डाइपोल है। इफ यू डिस्टर्ब दिस पोजीशन, थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो क्या होगा, विल दिस पोजीशन बी रीस्टोर्ड बाय द टॉर्क? हाँ रीस्टोर हो जाएगी। बट इन दिस केस अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो फुल 180 डिग्री घूम जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम and this is known as unstable equilibrium. So ये stable equilibrium और ये unstable equilibrium है, राइट? तो जब भी stable equilibrium होता है तो एक मतलब क्वेश्चन बनता है SHM का, राइट? थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे वो वापस भाग के उधर आएगा, फिर इनर्शिया उसको उल्टा ले जाएगा, फिर उधर जाएगा, ये चलता रहेगा। तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हो ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे बेसिकली ऑसिलेट करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा वो देखते हैं। तो नॉट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्राइटेरिया थी, अगर आपको याद होगा, क्या था? क्या क्राइटेरिया था? Force is directly proportional to acceleration. For linear SHM, simple harmonic motion, force was directly proportional to minus x. ऐसे एक एंगुलर SHM होता है जो लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, थोड़ा ही पढ़ा था, उसमें टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है। अगर एंगुलर SHM होना है तो टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। जैसे एक समझो ऐसा स्प्रिंग है, राइट? ऐसा स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के ऊपर मैंने रॉड लगा दी, अब इसको ऐसे घुमाऊंगा तो टॉर्शन आएगा और ये स्प्रिंग इसको रीस्टोर करने की पोजीशन करेगी, राइट? तो ये उसको घुमा के जैसे आप रिलीज करोगे ऐसा, फिर ये ऐसा ऑसिलेट करने लगता है, उसको बोलते हैं एंगुलर SHM, राइट? तो एंगुलर SHM के लिए क्राइटेरिया क्या है? टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो लेट्स सी इसमें ऐसा होता है कि नहीं। तो ये पोजीशन है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, राइट? तो थोड़ा सा थीटा एंगल आप इसको टिल्ट कर दो। कैसा कर दो? थीटा एंगल ट्विस्ट कर दो। तो थीटा एंगल घुमाओगे तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा? PE sin थीटा। इफ यू रोटेट इट बाय अ स्मॉल एंगल थीटा, तो इस पे एक टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, PE sin थीटा। थीटा इधर है तो टॉर्क इधर लगेगा, तो विल पुट माइनस साइन, माइनस PE sin थीटा। Now, if theta is small, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो sin थीटा is nearly same as theta, तो torque is minus P theta. Now P and E are constant, so torque is proportional to minus theta. Therefore, motion of this dipole in uniform electric field will be angular simple harmonic motion provided theta is small. Theta की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, राइट? वो एक मस्ट कंडीशन। तो इफ थीटा इज स्मॉल, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा एंड डाइपोल विल परफॉर्म एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ इतना तो श्योर हो गया कि एंगुलर SHM है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या था? टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होता था? बोलो। 2 पाई अपॉन रूट ऑफ a/x। तो यहाँ पे अल्फा बाई थीटा हो जाए। वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 2 पाई अपॉन रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा, ये टाइम पीरियड हो गया। अब लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप अल्फा। अल्फा क्या होता है? टाउ बाई आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 2 पाई अपॉन रूट ऑफ टॉर्क हो गया आपका PE थीटा,
PE थीटा अपॉन I थीटा। आज खत्म करना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो रोक देना। तो टॉर्क का वैल्यू PE थीटा है, थीटा थीटा कैंसिल, तो 2 पाई इंटू रूट ऑफ I बाय P। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। So time period of angular SHM is 2 pi root of I by P, where I stands for moment of inertia of dipole। ये dipole का moment of inertia है I, समझा? So time period of angular SHM of electric dipole in a uniform electric field is 2 pi root of I by P। Clear है? हाँ सर। ओके, तो ये कहानी हो गई। लास्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रब कर दो ना इसको। तो आखिरी टॉपिक डाइपोल का, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लोड यूनिफॉर्म है। यहाँ पर रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। अब सोचो इस सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? होगी तो किस रीजन से होगी? एंड आप सोचो, एस्टिमेट कर सकते हैं क्या हम? तो सोचो, I'll give you 1 minute, सोचो क्यों होगी, कितनी होगी, निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचो। पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अच्छा तू डाउट कर रहा है? इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहा है सर? इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। मतलब पहले सोचो आप, अभी हमने एक थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा था, पहले आप मन में सोच लो, सोचना शुरू किया नहीं, बोलना चालू कर दो, पहले सोच लो। सर स्टिल है क्या? हाँ उसमें रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी नहीं भाई उसमें। बोलो, कोई नहीं बोल पा रहा। सी, अगर मैं ये ऐसा रखा होता, कैसा, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज रखा होता, राइट, सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा। ना इफ आई रोटेट इट, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं टू सम एंगल, ठीक है, तो आई विल हैव टू डू सम वर्क, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उस टॉर्क का कुछ वर्क डन आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है उस टॉर्क की वजह से कुछ वर्क डन आएगा, तो वही वर्क डन का नेगेटिव क्या बन जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा समझ में? ठीक, अभी इस पे नेट टॉर्क कितना लगेगा? 0। जैसे आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे इस पे ऐसा टॉर्क लगने लगेगा ये डायरेक्शन में, तो आप घुमाते जाओगे, आपको वर्क करना पड़ेगा एज एन एक्सटर्नल एनर्जी, यू विल हैव टू डू द वर्क टू टेक इट टू दिस पोजीशन, राइट। या तो ये समझ लो, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका कुछ नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो वही चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा ये बोल रहा था क्या? मैंने बोला वर्क करना पड़ेगा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी। बट किस चीज के लिए वो नहीं बोला था ना शायद से, या मैंने नहीं सुना ध्यान से। ओके चलो, तो
सपोज करो θ1 एंगल पे रखा हुआ था पहले एंड मैं उसको θ2 एंगल पे लेके जा रहा हूँ। θ1 एंगल पे पहले रखा था एंड मैं उसको θ2 एंगल पे तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन ड्यू टू टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टॉर्क produces an angular displacement theta, then work done is torque into theta, right? But यहाँ पे torque constant था क्या? हेलो, थीटा के साथ चेंज होता है। नहीं सर, चेंज हो रहा है, p sin theta था टॉर्क, वो चेंज हो रहा है, राइट? तो सपोज एट कहीं तो बीच में थीटा एंगल था, इधर घुमाया तो कितना हो गया, थीटा इंक्रीज किया तो dWs टॉर्क कितना हो गया, PE sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट है d थीटा, ठीक है? माइनस साइन क्यों, टॉर्क इधर लग रहा था, थीटा में बढ़ा रहा हूँ और d थीटा पॉजिटिव है, उल्टा घुमा रहा हूँ। टॉर्क इधर लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो माइनस PE sin थीटा d थीटा। तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, माइनस PE इंटीग्रल sin थीटा d थीटा फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो PE cos थीटा, θ1 से θ2। So PE cos θ2 minus cos θ1. This is work done due to electric field. Work done due to torque of electric field, not of external agency. So इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क का जो वर्क डन आया, दैट इज PE cos θ2 minus cos θ1। समझा? सो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? सर ये माइनस सी थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हो, इस पोजीशन से ना, ये आपने प्लस क्यू रखा है, ये माइनस क्यू, थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हो। तो जब ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क किस साइड लग रहा था, P क्रॉस E, टॉर्क ऐसा लग रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना। सी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता तो माइनस साइन लगाते हैं ना, राइट? हाँ सर समझ गए। हाँ, तो टॉर्क लग रहा था इधर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था इधर, तो माइनस साइन। हाँ, थीटा बढ़ रहा था तो d थीटा पॉजिटिव लिया, ऐसा घुमाता मैं तो d थीटा नेगेटिव हो जाता था, नहीं? तो एक माइनस साइन आना था, तो θ1 से θ2। So W is PE cos θ2 minus cos θ1। ये हो गया work done due to electric field. Now, change in potential energy delta U is minus PE cos θ2 minus cos θ2। ये हो गया change in potential energy। समझा? So change in potential energy is what? Minus PE cos θ2 minus cos θ1। क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके, अब देखो, ऐसी कोई भी पोजीशन आप, यहाँ तो इन्फिनिटी का कोई लेन देन ही नहीं है, नहीं? तो ऐसी कोई पोजीशन जहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पहले से पता हो। सर वो इक्विपोटेंशियल डराओ मत, यहाँ कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसी चीज नहीं। सर इंफिनिटी। कहाँ जा रही है इन्फिनिटी? सब डाइपोल डाइपोल है, वहां इन्फिनिटी नहीं आना है, रोटेशन है ना, जगह पे घुमाना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये एक सेंसिबल क्वेश्चन, सॉरी सेंसिबल आंसर दिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन को एज्यूम कर सकते हैं क्या? सी पहले तो बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी का कोई सर पैर नहीं होता, कहीं पे भी आप कुछ भी ले सकते हो। तो सवाल ये था कि क्या इस पोजीशन को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले लूं, क्या ऐसा करने से आपको मजा आएगा? ये देखो, जब थीटा का वैल्यू जीरो है तो शैल आई टेक पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो? तो इसका आंसर है, वैसे तो अपने ऊपर है बट फिर भी ना करें तो बेटर है। क्यों? इसके इस साइड भी आपको वर्क करना पड़ेगा और ऐसे घुमाने पे भी आपको ही वर्क करना पड़ेगा, नहीं जी? इससे इस पोजीशन से अगर आपको ऐसा घुमाना है तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, ऐसे घुमाना तो भी वर्क करना पड़ेगा। दोनों डायरेक्शन में जाने से वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव
एंड आपका वर्क डन दोनों साइड ही पॉजिटिव आएगा। कन्विंस्ड? बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ सर। पक्का? तो जीरो के दोनों साइड पॉजिटिव कैसे हो सकता है, या जीरो के दोनों साइड नेगेटिव कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं। नहीं। इसलिए इस बार उनने डॉज मारा और इस पोजीशन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोला। किसको? इसको बोला जब राइट एंगल्स पे है ना, तभी मैं इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ। इस पोजीशन जब थीटा 90 है तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। बाकी अगेन जबरदस्ती वाली बात है, आप पोटेंशियल एनर्जी आपके ऊपर है। टू एनी पोजीशन यू कैन असाइन जीरो वैल्यू और 100 वैल्यू और 10 वैल्यू और एनीथिंग, बट इन दिस केस they have taken this perpendicular position, जब थीटा 90 डिग्री, तभी जीरो पोटेंशियल है। क्यों? इस पोजीशन से अगर आप इधर आओगे तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, और इधर जाओगे तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी नेगेटिव। देखो इधर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, इधर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बट मैं तो कोशिश बहुत कर रहा हूँ। नहीं आ रहा समझ में? कुछ बोल आ रहा है नहीं रहा। सर। आ रहा है। तो ये पोजीशन से अगर आप इधर घुमाओगे तो वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर घुमाओगे तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, राइट? तो इन्होंने क्या किया, इस पोजीशन को जीरो लिया। तो जब भी अगर थीटा 190 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो थीटा 2 अगर थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? तो पुट द वैल्यूज, दिस इज u2 माइनस u1, तो u2 माइनस u1 माइनस pe cos theta 2 माइनस cos theta 1, so u is equal to माइनस pe cos theta, cos 90 जीरो हो गया। इसको हम p डॉट e से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज माइनस e डॉट e। देख लो समझ में आया क्या? समझ में आ गया तो मुझे खुशी होगी और चैप्टर कंप्लीट मानूंगा। कोई कुछ बोलेगा? हाँ सर समझा। वेरी गुड। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया खत्म। कौन सा? पोटेंशियल वाला। अब बचा सिर्फ कैपेसिटेंस, तो उसको हम शुरू करेंगे कल। आज कुछ डाउट है तो पूछ लो, 10 मिनट बचे भी हैं। बुक में इसका ऑल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है, जरूरत नहीं है, ये मेथड परफेक्ट है, राइट? सर एक मिनट, मुझे एक डाउट है, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। सर बोलूं? हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन है, वन मेटालिक स्फीयर A is given positive charge whereas another metallic identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then और इसमें 4 ऑप्शंस है, mass of A and mass of B will remain same. B है mass of A will increase, C है mass of B will decrease, D है mass of B increase. इसका आंसर क्या होगा? लास्ट ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए ना आपने, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे भी हो बड़ा हल्का है जो कुछ भी है, बट कुछ तो मास है ना, 9.1 into 10⁻³ kg। तो इससे इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो कुछ तो मास कम होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो साथ में कुछ तो मास लेके आएगा ना, तो इसका मास बढ़ गया, इसका मास कम हो गया। हाँ, डी इज करेक्ट आंसर। ओके। ठीक है, चलो आई विल स्टॉप हियर, मिलते हैं कल, पोटेंशियल चालू करते हैं।